Good morning, all of you. Today, in this video, I am going to explain some of the basic postulates of the valence bond theory of the covalent bond. In my last video, I have explained the valence shell electron pair repulsion theory. So, what are the basic limitations of this Weissenberg theory? That is valence shell electron pair repulsion theory. तो सबसे बड़ी बात, दिस Weissenberg theory is not according to the parameters of the quantum mechanical model. जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं उसके बेस पर ये थ्योरी नहीं है, तो ये एक बेसिक इसका लिमिटेशन है. दूसरा, जो बॉन्ड का प्रिडिक्शन, जो बॉन्ड के बारे में हमको बताया गया बाय दिस थ्योरी, जो बॉन्ड एंगल्स के बारे में, तो रियल में जब हम बॉन्ड एंगल्स को एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो बॉन्ड एंगल सम वॉट अलग हो जाते हैं, जैसा कि इस थ्योरी में हमको बताया गया है. सो वी कैन से, क्या हम कंक्लूड करेंगे वेसेपर थ्योरी के बारे में? तो वेसेपर थ्योरी के दो बेसिक लिमिटेशन हुए. इन द फर्स्ट लिमिटेशन, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. दूसरा, ये थ्योरी हमें रियल एस्टिमेशन नहीं देती रिगार्डिंग दिस बॉन्ड. तो इन दोनों को ओवरकम करने के लिए अगली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. एंड दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंडन in the year in 1927, and further this theory is expanded by developed by the Pauling. तो जो हम किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन बताएंगे तो याद रखिएगा, वीबीटी को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई बॉन्ड सेटअप होता है तो बॉन्ड सेटअप होने में दो तरह के फैक्टर्स वर्क करते हैं. या आप ऐसे कह सकते हैं, हम किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं in term of energy consideration और in term of the overlapping of atomic orbital. मैंने दो पॉइंट क्या बोले बेटा? What are the basic parameters of the valence bond theory? First of all, VBT के बेस पर किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, और दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में. अब देखिए, ये थ्योरी क्या बोलती है कि जब दो एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उन दो पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के बीच में दो फैक्टर वर्क करते हैं. एक होते हैं रिपल्सिव फोर्सेस, एक होते हैं एट्रैक्टिव फोर्सेस. क्या मतलब होता है रिपल्सिव फोर्सेस का? एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा रिपेल करेगा. इन दोनों कंडीशन में वो एक दूसरे पर रिपल्शन की प्रॉपर्टी को शो करेंगे. जब दो एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऐसे ही दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो इसको बोलते हैं एट्रैक्टिव फोर्सेस. इन कंट्रास्ट, पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे. या कह दीजिए, पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दोनों पे चार्ज सेम होता है. तो अगर हम दो पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के बीच में, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज एट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस, द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड टेक प्लेस. ऑन द अदर हैंड, अगर दो एटम्स के बीच में, पार्टिसिपेट करने वाले दो एटम्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, एट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच में बॉन्ड सेटअप नहीं होगा. तो दिस पैरामीटर्स नोन एज एनर्जी कंसिडरेशन. तो जब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं, मतलब दो एटम एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं, तो टोटल एंथैल्पी ऑफ बोथ द एटम, दोनों एटम्स के बीच में डेवलप होने वाली एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा एंड द स्टेबिलिटी बिकम्स मोर. ऑन द अदर हैंड, अगर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं दो एटम्स के बीच में, तो दो एटम्स के बीच में एनर्जी का लेवल हाई हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में वो बॉन्ड सेटअप नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर? तो दिस थिंग यू कैन एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो ये एक एटम हाइड्रोजन का है, ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का है, ये पहले एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, ये पहले एटम का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन. अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा,
इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो क्या हैं आपके रिपल्सिव फोर्सेस हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन का इसके साथ क्या होगा अट्रैक्शन, एट्रैक्टिव फोर्स। इस वाले इलेक्ट्रॉन का इसके साथ क्या होगा एट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ पर 4 एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। रिपल्सिव फोर्स कितने होंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो वी कैन से इन द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन there are 4 attractive forces while 2 repulsive forces. So the magnitude of attractive forces will be more in case of the H2 molecule and the magnitude of repulsive forces is less in case of the H2 molecule, and that's why they will overlap together to form the stable atom. तो उनके बीच में एक बॉन्ड सेटअप हो जाएगा, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और जब वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो वो एक प्रॉपर H2 मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। तो ये थ्योरी बोलती है कि अगर टोटल एनर्जी पार्टिसिपेट करने एटम एटम की लो हो जाए तो बॉन्ड बन जाता है। दो पार्टिसिपेट करने वाले एटम की एनर्जी लो कब होगी, जब रिपल्सिव फोर्सेस कम हो, एट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हों। ऑन द अदर हैंड अगर उल्टा कर देंगे, एनर्जी का लेवल बढ़ जाए, एनर्जी लेवल कब बढ़ेगा, जब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होंगे, एट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएंगे, तो दो पार्टिसिपेट करने वाले एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो दिस थ्योरी गिव द बेटर पिक्चर बाय विच यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ द बॉन्ड। अब मैं जो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द He2 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। He मॉलिक्यूल इज पॉसिबल, वाई He2 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, तो एट लीस्ट द टू डायग्राम you have to see the carefully. In this diagram the two helium atom is there. One helium atom their nucleus, second helium atom their nucleus. अब क्या हो रहा है, ये वाला इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इस वाले हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो याद रखिएगा जो ये फोर्सेस दिखा रखे हैं ये हैं आपके एट्रैक्टिव फोर्सेस, और जो ये वाले फोर्सेस दिखा रखे हैं ये हैं रिपल्सिव फोर्सेस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं ये एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये क्या हैं आपके रिपल्सिव फोर्सेस। तो डायग्राम देख के साफ पता लगता है हीलियम के मॉलिक्यूल में मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, और जब रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो उनके बीच में बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया कि हीलियम मॉलिक्यूल इज़ नॉट पॉसिबल while hydrogen molecule is possible, या why the existence of He2 is not possible in the nature, तो आप इसको इसी एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म में एक्सप्लेन करोगे। तो इस एनर्जी कंसिडरेशन के बेस पर हम एक पैरामीटर कंप्लीट कर चुके हैं जो है इन टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। अब मैं दूसरे सेगमेंट की आपसे बात करने जा रहा हूँ। इस सेगमेंट में हम क्या बताएंगे कि जब कोई बॉन्ड सेटअप होता है तो उस बॉन्ड सेटअप होने में एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। दिस कंसिडरेशन नोन एज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलती है वीबीटी कि जब कोई बॉन्ड सेटअप होता है तो बॉन्ड बनाने में दो एटम अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को आगे बढ़ाते हैं, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने के बाद नया जोन सेटअप करेंगे, जिस नए जोन को आप क्या बोलोगे, दैट नोन एज। तो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द ओनली द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनिएगा, ओनली द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ओनली द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है, ये आपका H2 मॉलिक्यूल है
और इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या नोटिस करेंगे आप, जब दो H एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, when the two H atoms comes in contact with each other, तो दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की स्पिन लगभग एक जैसी थी, लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें से एक एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी स्पिन को चेंज कर लेगा। अपराइट एरो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी, अगर ये क्लॉकवाइज माना है आपने तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है, और ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप करने के बाद एक नया जोन सेटअप होगा जिसको आप बॉन्ड बोलते हो। एंड दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड जो यहाँ पर सेटअप हो रहा है, ये आपका बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन के बीच में। तो जब भी कोई बॉन्ड सेटअप होता है तो उस बॉन्ड सेटअप होने में हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से बॉन्ड सेटअप हो जाता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल का बता चुका हूँ आपको। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ HCl मॉलिक्यूल का, आपको मालूम है हाइड्रोजन के पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ या फ्लोरीन की बात करता हूँ, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5, 1s2 2s2 2p5। तो सिर्फ हाफ फिल्ड कौन सा है, 1s कम्प्लीटली फिल्ड, 2s कम्प्लीटली फिल्ड एंड 2px कम्प्लीटली फिल्ड, 2py 2 कम्प्लीटली फिल्ड, 2pz सिर्फ हाफ फिल्ड है। तो मैंने जो बाद लास्ट वाले तीन p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनको यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है। ये वाला कम्प्लीटली फिल्ड है, ये वाला कम्प्लीटली फिल्ड है, ये वाला हाफ फिल्ड है। तो ये वाला p एटॉमिक ऑर्बिटल इस वाले 1s के सामने सामने आएगा और इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप करने के बाद एक नया बॉन्ड सेटअप करेगा जो H और Cl को आपस में जोड़ देगा। एंड दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ हाइड्रोजन का, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो VBT के बेस पर हम किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अगेन कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। एक होती है बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, मतलब जब बॉन्ड आपके टू सेम टाइप ऑफ एटम में या दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बीच में सेटअप होता है, तो ऐसी कंडीशन में ओवरलैप दो तरह का हो जाता है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप को आप बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैप। जब सामने सामने दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने सामने एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हो आप, सिग्मा बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड बाई साइड या तो आपके दोनों ही वर्टिकल 90 डिग्री पर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो बनने वाला बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड बनता है, जिसको आप पाई बॉन्ड बोलते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी एनी टाइप ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, तो ओवरलैपिंग की दो प्रोबेबिलिटी हैं, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो हेड टू हेड ओवरलैप जो बनता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को बनाता है और साइड वेज ओवरलैपिंग आपके वीक बॉन्ड को बनाता है। तो बॉन्ड बनने के बीच में दो प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती हैं कि बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या बनने वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा। तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन द सिग्मा बॉन्ड? व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम by the overlap of the atomic orbital along with the internucleus axis, मतलब हेड टू हेड, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। इस सिग्मा बॉन्ड में पहला एग्जांपल SS ओवरलैपिंग है। SS का मतलब पहला एटॉमिक ऑर्बिटल भी 1s है, दूसरा भी 1s है, एग्जांपल आपका हाइड्रोजन का। दूसरा एग्जांपल sp एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल सपोज फ्लोरीन का या किसी का भी, तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म दिस सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या फिर दो p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके भी बॉन्ड को सेटअप कर सकते हैं, जिसको आप बोलेंगे क्लोरीन का एग्जाम्पल।
तो सिग्मा बॉन्ड की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, PP ओवरलैप, SP ओवरलैप या फिर SS ओवरलैप। तो इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड टेक प्लेस। अगर आप पाई बॉन्ड की बात करोगे तो कैसे बनता है पाई बॉन्ड? बाय द लेटरल, मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग। तो जैसे साइडवेज का मतलब क्या है, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल ये वर्टिकल पोजीशन में है, दूसरा p एटॉमिक ऑर्बिटल वर्टिकल पोजीशन में है, तो इसका ऊपर वाला डंबल ये नीचे वाला डंबल आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर जाता है। इस ओवरलैप को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये डार्क कलर जो आप नोटिस कर रहे हैं, ये ओवरलैप का जोन है जो ऊपर की तरफ सेटअप हुआ, ये डार्क कलर का जोन नीचे की तरफ सेटअप होता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डॉटेड लाइन से। ये जो डॉटेड लाइन आपने डायग्राम में इंडिकेट करी है, ये क्या शो कर रही हैं? ये शो कर रही हैं कि ऊपर वाले लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो नीचे वाले लोब्स नीचे की तरफ ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब पाई बॉन्ड जो सेटअप होता है उसके ओवरलैप करने के 2 पॉसिबल साइड्स होती हैं, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और जब इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप किसी बॉन्ड को सेटअप करते हो तो बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। एंड वी विल बेटर एक्सप्लेन दीज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय टेकिंग द फ्यू मोर एग्जाम्पल। उससे पहले आप इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस प्रिपेयर कर लीजिए। हाउ वी कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड में SS, SP या PP ओवरलैप मिलेगा, यहाँ पर खाली PP ओवरलैप मिलेगा। ओवरलैपिंग डीप होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। ओवरलैपिंग स्लो एक्सटेंड तक होगी, बॉन्ड वीक बनेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें सिमेट्रिकल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड समवट अनसिमेट्रिकल होता है। सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिमेट्रिकल ओवरलैप से ये एक से ज़्यादा ओवरलैप से सेटअप हो सकते हैं। फॉर फ्री रोटेशंस के लिए पॉसिबल होते हैं। वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल। क्या होता है फ्री रोटेशन, मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे। यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एटलीस्ट द 2 क्वेश्चंस अभी तक के लेक्चर में जो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, आपको डिस्टिंग्विश करके चलना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को। आपको एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करके बताने हैं कि SS ओवरलैपिंग क्या होती है, SP ओवरलैपिंग क्या होती है, या PP ओवरलैपिंग क्या होती है। आपको ये भी बताना है कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैप के अंदर सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं। और आपको ये भी बताना है कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, और वाइल जो आपका मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का वो एग्जिस्ट करता है। तो इन दिस वे दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।